अच्छा आ जाऊं क्या दोस्तों? ओ दोस्तों, आ जाऊं? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, ठीक है? तो एक बार फिर से मैं बॉटम ऑफ माय वेंट्रिकल से आपका स्वागत करता हूं केवी एजुकेशन पर। और केवी एजुकेशन पर हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं वन डे वन चैप्टर सीरीज कर रहे हैं। और अभी तक हम क्या है 10 दिन में अपने 10 चैप्टर जो है वो निपटा चुके हैं। मजे की बात है, बहुत मजे की बात है, क्योंकि एक भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो अंदर से बोलते हैं ना खुशी मिलती है, तो अंदर से जब खुशी मिलती है तो पार्लियामेंट जैसे टेबल बजानी चाहिए, डम 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 डम, ठीक है? तो अंदर से खुशी मिलती है। तो आज खुशी का दिन है, क्योंकि 11वें दिन अपना 11वां चैप्टर जो है वो होने वाला है। और दो बातें जो हमेशा बोलता हूं वो फिर से बोल देता हूं कि जो ये पूरी सीरीज है वो एनसीईआरटी स्मैशर से बनी है। तो मेक श्योर करो, अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपके पास एनसीईआरटी स्मैशर जरूर होनी चाहिए। तो और लास्ट बात रहेगी वो 2 सेकंड वाली, अगर आपका मन करे, है ना, अगर आपका मन करे तो इस वीडियो पे आप लाइक भी ठोक सकते हो। तो अब कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर, जिसका क्या नाम है? ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, है ना? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हमें दोस्तों इकोलॉजी की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, है ना? पूरी यूनिट का नाम ही इकोलॉजी होता है और हमें इकोलॉजी की डेफिनेशन ही नहीं पता है तो हम कैसे काम चलाएंगे, है ना? अब देखिए देखिए इकोलॉजी की मैं थ्योरी वाली डेफिनेशन नहीं बताता, मैं सीधा ना आपको सफेद जमीन पे ले आऊंगा और सफेद जमीन पे हम क्या बना लेंगे? एक जंगल बना लेंगे। अब जंगल है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होंगे? पेड़ होंगे। ये ट्री है, ये भी एक ट्री है, ठीक है? तो ये इसमें पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा? जंगल में कोई जानवर भी रहेगा। जानवर में हमारा खूंखार भेड़िया रहता है। भेड़िए की थोड़ी सी पूंछ निकाल देते हैं, ये अपना खूंखार भेड़िया है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इस जंगल में कुछ टेम्परेचर भी होगा, इस जंगल में कुछ टेम्परेचर भी होगा, इस जंगल में पानी वाटर भी होगा ना, वाटर की कोई कंडीशन होगी, इस जंगल में ह्यूमिडिटी होगी, इस जंगल में सोयल यानी मिट्टी भी होगी, ठीक है? और क्या है, इस जंगल में बाकी के एनिमल्स भी तो होंगे, अकेला भेड़िया थोड़ी रहेगा। भेड़िया नहीं यार, और कुछ ले लेते हैं, भेड़िया सूट नहीं कर रहा ना। भेड़िया नहीं, वो गिद्दड़ लेते हैं, गिद्दड़ वो होता है ना, वो लकड़बग्गा, लकड़बग्गा हाइना है, ये हाइना है, ठीक है? तो बाकी के एनिमल्स भी होंगे इस जंगल में, और क्या है, इस जंगल में प्लांट्स भी होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखने से ही पता लग रहा है कि ये मान लो अपना विक्टिम है, सस्पेक्ट है। तो सस्पेक्ट है जो वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? एक तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहा है ना। देखो जैसे कि एनिमल है, जैसे कि प्लांट है, वो क्या हो गए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ये क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है। पहली बात लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोटिक, बायोटिक। दूसरी बात यहां क्या दिखाई दे रही है कि ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। नॉन लिविंग यानी ए बायोटिक, ठीक है? लिविंग कौन सी हो जाएंगी? अपनी बायोटिक। देखो बायो जो वर्ड होता है उसका मतलब ही क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? बायोटिक। और दूसरी कौन सी हो जाएंगी? ए बायोटिक। दूसरी हो जाएंगी ए बायोटिक। बायोटिक में कैसे आ जाएंगे? अपने एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है? और ए बायोटिक में जैसे कि टेम्परेचर है, नॉन लिविंग चीज है, ह्यूमिडिटी है, नॉन लिविंग है, वाटर क्या है अपना, वहां पे मान लो तालाब है, कोई नॉन लिविंग है, सॉयल मिट्टी है, वो नॉन लिविंग है, ठीक है? तो एक एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म बोल लो, है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है और ए बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं, इसी पढ़ाई को बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है? अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये सिंपल सा है कि ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बना देते हैं? पॉपुलेशन बना देते हैं। पॉपुलेशन मिलके क्या बना देती है? कम्युनिटी बना देती है। और कम्युनिटीज मिलके क्या बना देती है? बायोम्स बना देती है। और इसमें फालतू का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब ये अपना एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो हर हाल में होना चाहिए। तो हर हाल में क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो इसको याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है? देखो ये अपनी क्या है? बारिश है। इस वाले एक्सिस पे अपनी क्या है? बारिश है। और इस वाले एक्सिस पे अपना क्या है? टेम्परेचर है। बात खत्म है, ये अपना याद हो चुका है। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे याद हो चुका है? देखो सिंपल सी बात है, ये है आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। अब आर्कटिक रीजन में हमें पता है क्या पड़ती है? बर्फ पड़ती है। बर्फ पड़ती है तो यानी बहुत कम टेम्परेचर होगा, -10 डिग्री तक। देख रहे हो? तो सबसे कम टेम्परेचर जिसमें पाया जाए वो हो गया अपना आर्कटिक। तो आर्कटिक यहाँ पे क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, देखो डेजर्ट यानी, है ना, डेजर्ट यानी रेगिस्तान जो अपना होता है, ठीक है? अब डेजर्ट में टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है और बारिश भी सबसे कम होती है, ठीक है? तो सबसे कम बारिश, देखो ये ग्राफ है बारिश वाला, तो सबसे कम बारिश जिसमें पाई जाए वो हो गया अपना डेजर्ट, हो गया, ये भी क्लियर है।
अब नेक्स्ट देखो, हमें पता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बारिश जो होती है सबसे ज्यादा होती है। तो इस पूरे ग्राफ में सबसे ज्यादा बारिश किस में दिखाई दे रही है? अपने को ट्रॉपिकल में दिखाई दे रही है। ठीक है, इनकी कंपैरिजन में बता रहे हैं कि ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो सबसे ज्यादा बारिश वाला देख लो यहां तक पहुंच चुका है, बाकी तो पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो ट्रॉपिकल और टेम्परेट को हम साथ में पढ़ते हैं हमेशा ना, कंपैरिजन भी करते हैं। तो कैसे करते हैं? ट्रॉपिकल वर्सेस टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट भाई भाई हैं, दोनों बिछड़े हुए भाई भाई हैं, तो इनको साथ में रखना है, मतलब एक दूसरे से टच हो रहे हैं। तो ट्रॉपिकल के साथ ही कौन सा आएगा? टेम्परेट आएगा, तो टेम्परेट भी हो गया। ठीक है, अब बचा क्या? कोनिफेरस बचा। अब देखो टेम्परेचर की बात करें तो देखो सबसे कम टेम्परेचर किसका है? जाहिर सी बात है ये है अपना आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा का है। और उसके बाद सेकंड ला है ना, अगर हम बोले कि सेकंड सबसे कम टेम्परेचर सेकंड नंबर पे किसका है, तो अपने कोनिफेरस का है। देख लो 0 डिग्री पे आ रहा है। और कोनिफेरस, अपने कोनिफेरस में कौन से आते हैं? अपनी मेनली जिम्नोस्पर्म, जो पहाड़ों में होते हैं, है ना। ऊपर पहाड़ों में जाओगे, हिमालय में जाओगे, तो वो जो कोनिफेरस फॉरेस्ट है ना, वहां पे पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है हिमालय में पहाड़ों में होंगे तो वहां पे भी कम टेम्परेचर होगा। तो दूसरे नंबर पे कम टेम्परेचर वाले हो जाएंगे कोनिफेरस हो जाएंगे। ठीक है, अब बचा कौन सा? ग्रासलैंड बचा। तो जो बच गया वो ऑटोमेटिकली ग्रासलैंड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं नीश की, बात करते हैं। फिर से वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका मन करे तो पढ़ लेना, पर मैं आपको बता देता हूं। मान लो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और यहाँ पे ये काम करता है केवी एजुकेशन। नहीं, केवी एजुकेशन किसी का नाम कैसे हो सकता है? तो इसका नाम केवी है, और इस मल्टीनेशनल कंपनी में इसका बहुत खतरनाक रोल है, मतलब बहुत बड़ी हस्ती है। ठीक है, तो इस इंसान का इस पूरी कंपनी में क्या रोल है, क्या व्यवसाय है, इसका क्या फंक्शन है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? नीश बोलते हैं। ठीक है, नीश क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म का उस पूरे बायोम के अंदर, ठीक है, यहां पे तो हम इकोलॉजी की बात करेंगे ना, ऑफिस की बात थोड़ी करेंगे। तो एक किसी ऑर्गेनिज्म का पूरे बायोम के अंदर क्या रोल है, क्या फंक्शन है, वही है ना, क्या व्यवसाय है, वही उसका नीश होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर। देखो हमने बात की थी कि 2 टाइप के फैक्टर होंगे, एक तो दूसरे क्या होंगे, यहां पे कहां गया वो अपना डायग्राम यार, ये वाला डायग्राम। यहां पे मैंने क्या बात की थी कि बायोटिक फैक्टर होंगे और ए बायोटिक फैक्टर होंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं ए बायोटिक फैक्टर की बात करने जा रहे हैं। तो ए बायोटिक फैक्टर में अपना क्या क्या आएगा? मेनली क्या क्या आएगा? टेम्परेचर आएगा, वाटर आएगा, लाइट एंड सोइल। पूरे तरीके से एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, कौन सा है? टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है, सोइल है, सब क्या है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग यानी ए बायोटिक है, ए बायोटिक। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्योंकि अपने को तो मतलब किससे होता है? सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होता है ना। सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन चारों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर कौन सा है? एक बार फिर से क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका आंसर क्या जाएगा? टेम्परेचर जाएगा। पहले ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल की। देखो यूरी मतलब होता है वाइड रेंज, और स्टीनो मतलब होता है नैरो रेंज। यूरी मतलब वाइड रेंज, स्टीनो मतलब नैरो रेंज। थर्मल यानी टेम्परेचर के रिलेटेड बात की गई है, थर्मल यानी टेम्परेचर के रिलेटेड बात की गई है। अब यूरी थर्मल यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल कि 10 डिग्री सेल्सियस से लेके ये 50 डिग्री सेल्सियस तक झेल पाएंगे, इतना वाइड रेंज। और स्टीनोथर्मल की बात करें तो ये सिर्फ 5 से 7 डिग्री सेल्सियस पर रह पाएंगे। इससे कम हुआ तब भी गड़बड़ है, इससे ज्यादा हुआ तब भी गड़बड़ है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखो जो बढ़िया फीचर होते हैं ना, जो खास फीचर होते हैं, वो कम है ना, कम क्वांटिटी में पाए जाएंगे, है ना। हमेशा ये रूल आप देख लेना, क्योंकि अच्छी चीजें हैं, जो सुपीरियर चीजें हैं, वो सब नहीं ले पाते। फॉर एग्जांपल एसी है ना, या फॉर एग्जांपल आईआईटीएन बनना है या डॉक्टर बनना है, तो वो सब नहीं बन पाते। जो सुपीरियर चीजें हैं वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, और जो नॉर्मल सी चीजें हैं वो सब ही कर लेंगे, उसमें तो कुछ खास बात है ही नहीं। तो ये रूल याद करना है। ठीक है, अब ये कुछ टेम्परेचर हैं जो अपनी एनसीईआरटी में दिए हुए कि पोलर एरिया पे तो अपनी बर्फ होती है कि वहां 0 से भी नीचे टेम्परेचर होता है, हमें पता है। और ट्रॉपिकल डेजर्ट में कितना है? मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है ट्रॉपिकल डेजर्ट में। ठीक है, और क्या है? मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। देख लो कितना ज्यादा टेम्परेचर। ये कहां पे चला जाता है? थर्मल स्प्रिंग्स में, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में।
ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर के बाद कौन सा अपना फैक्टर है, वाटर की हम बात करते हैं। वाटर के बारे में लिखा हुआ है अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जहां पे अनदर वर्ड आ गया मतलब इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर मोस्ट ये होता, जैसे टेम्परेचर में लिखा हुआ था मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो क्वेश्चन बनता, तो अनदर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर, 5वीं क्लास की बात है, क्वेश्चन नहीं बनेगा। लाइफ इज अनसस्टेनेबल, है ना, अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर, इससे भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, 5वीं क्लास की बात है ना। जल ही जीवन है, वही तो बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब यहां पे कुछ अच्छी बातें आ गई हैं। देखो, मान लो ये समुंदर है, मान लो ये समुंदर है और समुंदर में क्या रह रही है, मान लो मछली रह रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार इसके पास तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना, मछली है, समुद्र में रह रही है, वहां पे तो पानी ही पानी है, तो मछली के पास तो पानी की कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। बट ये बात पूरे तरीके से गलत है। जो पानी की केमिकल कॉम्पोजिशन है, पीएच है, वो भी मैटर करती है। जैसे कि समुद्र का पानी हम नॉर्मली नहीं पी सकते क्योंकि बहुत ज्यादा सॉल्टी और उसका सब कुछ गड़बड़ होता है। तो यही बातें की गई हैं। देखो यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन बताई गई है कि लेस देन 5 पीपीटी, पीपीटी यानी पार्ट्स पर 1000, ठीक है। तो क्या है, लेस देन 5 पीपीटी कहाँ, इनलैंड वाटर का, और 30 to 35 पीपीटी कहाँ, सी का होता है, और मोर देन 100 पीपीटी हाइपर सलाइन लगून। देखो, हाइपर मतलब ज्यादा, सलाइन मतलब नमक, और लगून मतलब लगून वो पानी की जो भी बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। देखो, ये मैं फिर से बता दूं कि ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, तो हर हाल में आपके दिमाग में ये फिट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आया यूरी हेलाइन, स्टीनो हेलाइन। देखो, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, क्या यूरी थर्मल एंड स्टीनो थर्मल बिल्कुल सेम वैसे ही है। यूरी हेलाइन, स्टीनो हेलाइन, यूरी का मतलब वाइड रेंज, स्टीनो का मतलब नैरो रेंज, ठीक है। तो ये क्या है, वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी यानी सॉइल कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, और ये नैरो रेंज ऑफ सॉइल कंसंट्रेशन को ही, है ना, उसमें ही रह पाते हैं, और ये वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना फैक्टर है लाइट, है ना। लाइट में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे याद करने जैसा कुछ नहीं है, फोटोसिंथेसिस, डायर्नल, फोटो पीरियडिक, यहाँ पे मत पढ़ो, ये प्लांट फिजियो में आ जाएगा, और ऐसा कुछ है भी नहीं इसमें। नेक्स्ट हम सोयल की बात करते हैं, तो सोयल से ऐसा खास तो क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि देखो सोयल कैरेक्टरिस्टिक है, जो सोयल की कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि कॉम्पोजिशन है, ग्रेन साइज कितना है, एग्रीगेशन कितना है, तो वही डिसाइड करेंगे कि सोयल की क्वालिटी क्या है, कि कितना पानी वो होल्ड कर सकती है, ठीक है। और सोयल कैरेक्टरिस्टिक अलोंग विद पैरामीटर सच एज पीएच, टोपोग्राफी, मिनरल कॉम्पोजिशन, मतलब वो क्या बताने जा रहे हैं कि किसी जगह की मिट्टी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक स्टेट की, ये अपना एक स्टेट है और ये अपना दूसरा स्टेट है, तो एक स्टेट में मान लो मिट्टी कुछ ऐसी है, एक स्टेट में मान लो मिट्टी कुछ ऐसी है, और दूसरे स्टेट में मिट्टी कुछ ऐसी है। तो यहाँ पे मिट्टी अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो पेड़ पौधे उगेंगे वो अलग होंगे, और यहाँ पे जो पेड़ पौधे उगेंगे वो अलग टाइप के होंगे, है ना। तो वो ये सोयल की कैरेक्टरिस्टिक जो है, जैसे कि पीएच है, मिनरल कॉम्पोजिशन, टोपोग्राफी, वो ही डिसाइड करेंगे कि उस एरिया में कैसी वेजिटेशन पाई जाएगी, इस तरीके के पेड़ पौधे, ठीक है। अब ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट की बात की गई है कि सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करेगी टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल कैसे पाए जाएंगे, ठीक है। देखो, बेंथिक एनिमल क्या होते हैं, मान लो ये अपना समुंदर है, तो समुंदर की बिल्कुल तली में जाहिर सी बात है कुछ तो मिट्टी पाई जाएगी ना, तो समुंदर की तली में जो मिट्टी है, सॉयल है, उसमें जो एनिमल पाए जाते हैं वो होते हैं बेंथिक एनिमल। ये बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो किस टाइप की मिट्टी पाई जाएगी, उस हिसाब से वहां पे एनिमल्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। यहां पे अपने को 4 चीजें पढ़नी है, रेगुलेट, कंफर्म, माइग्रेट, सस्पेंड, ठीक है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन लोकलाइज्ड है या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, तो ये दोनों का इस्तेमाल होगा, वरना ये अपने नेचुरल ये वाले तो है ही। और ग्राफ की बात की जाए, ये अपना एनसीईआरटी का ग्राफ है कि इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे देखने से ही पता लग रहा है कि रेगुलेटर्स कौन से हैं कि उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का फर्क ही नहीं पड़ रहा, चेंज हो या ना हो, इनका इंटरनल लेवल जो है वो हमेशा सेम रहेगा। जबकि कन्फर्मर की बात करें तो जैसे जैसे एक्सटर्नल चेंज हुआ वैसे वैसे इनका इंटरनल चेंज होता गया। पार्शियल रेगुलेटर तो ना, पार्शियल हाफ से नाम से पता लग जाएगा, आधा ऐसा सिंपल है, ठीक है। और पार्शियल रेगुलेटर के बारे में यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है, बस ग्राफ में ही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम रेगुलेटर्स क्या है, कन्फर्मर्स क्या है। रेगुलेटर क्या है, जिनका इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल के साथ चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये अपना इंटरनल मेंटेन कर पा रहे हैं।
जबकि जबकि कन्फर्मर का इंटरनल जो एनवायरनमेंट है एक्सटर्नल के साथ चेंज हो रहा है, मतलब ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, रेगुलेटर क्या होगा, कैन मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये क्या है, कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, है ना, जैसे बाहर का चेंज हुआ वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी एक बात याद करो, मैंने बोला था कि जो सुपीरियर चीजें होती है ना, देखो ये क्या है, सुपीरियर चीज है, जाहिर सी बात है कि अंदर का हमारा स्टेबल है। तो जो सुपीरियर चीजें होती हैं वो सब नहीं अफोर्ड कर पाते, वो कुछ लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे बात बताई गई कि 99% एनिमल्स एंड नियरली सारे प्लांट्स कैसे होंगे, कन्फर्मर्स होंगे। अब देख लो, सिर्फ 1% एनिमल लगभग ऐसे बच गए, और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स जो कि क्या है, अपने रेगुलेटर्स होंगे। और रेगुलेटर में जो आपको खास खास याद रखना है कि सारे बर्ड्स एंड सारे मैमल्स जो हैं वो रेगुलेटर्स होते हैं, और कुछ इनवर्टिब्रेट और कुछ लोअर वर्टिब्रेट होते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऑल बर्ड्स एंड ऑल मैमल्स आर रेगुलेटर, है ना। 99% वही बात है, जैसे फॉर एग्जांपल गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में अपने ही देश में देख लो आप, कितने लोगों के घरों में एसी है। सब नहीं लगवा सकते, है ना, 99% नहीं लगवा सकते, 1% जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो लगवा लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात हम करते हैं किसकी, माइग्रेशन की बात हम करते हैं। देखो माइग्रेशन क्या है, देखो मैंने क्या बोला था कि अगर प्रॉब्लम जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है वो लोकलाइज्ड है या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, तो किसका इस्तेमाल होगा, माइग्रेशन का और सस्पेंशन का। तो माइग्रेशन तो नाम से ही पता लग रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो रेगुलेटर है, अभी उन्होंने बोला कि ये मेंटेन करते हैं कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, है ना। अब ये होता कैसे है, फॉर एग्जांपल गर्मी पड़ रही है, फॉर एग्जांपल ये गर्मी का निशान दिखा देता हूं मैं कि सूरज की बहुत धूप है, गर्मी पड़ रही है। अब गर्मी में हमारी बॉडी क्या करती है ना, हमारी बॉडी क्या करती है, पसीना, है ना, स्वेटिंग करती है, तो उससे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है ना। अब मान लो सर्दी पड़ रही है, तो सर्दी में क्या होती है, हमारी शिवरिंग, है ना, हमारी बॉडी क्या है, बहुत ठंड लगती है तो कांपना शुरू कर देती है, तो कांपने से क्या है, बॉडी की एक तरीके की एक्सरसाइज है, तो हीट जनरेट होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन तो नाम से ही है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। फॉर एग्जांपल मान लो मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो मैं कहाँ चला जाऊंगा कि इतने दिल्ली में गर्मी पड़ रही है, मैं शिमला में चला जाता हूँ, तो वही बात है। और इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है किसका, कि माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर कोल्ड रीजन कम्स टू कियोलाडो नेशनल पार्क भरतपुर। ठीक है, कहाँ पे आते हैं, साइबेरिया से कहाँ पे आते हैं, कियोलाडो नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है, भरतपुर में है, राजस्थान में। अब नेक्स्ट है सस्पेंशन। ठीक है, तो सस्पेंशन में अपने पास तीन चीजें आएंगी, एक हाइबरनेशन, एक एस्टिवेशन, एक डायपोज। ठीक है, देखो हाइबरनेशन क्या होती है, विंटर स्लीप, हाइबरनेशन क्या होती है, विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन क्या होती है, समर स्लीप। और हाइबरनेशन का एग्जांपल आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या, बियर्स। और एस्टिवेशन का एनसीईआरटी का एग्जांपल क्या है, सम स्नेल्स एंड फिशेस, सम स्नेल्स एंड फिशेस। ठीक है, और डायपोज क्या होता है, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, की है स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है, जू प्लैंक्टन। एग्जांपल याद रखना, एनसीईआरटी में हाइबरनेशन का एग्जांपल है बियर्स, और एस्टिवेशन का है सम स्नेल्स एंड फिश, और डायपोज का एग्जांपल क्या है, जू प्लैंक्टन। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं अडेप्टेशन के बारे में। देखो ये क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आप डेजर्ट में जाते हो ना, आप रेगिस्तान में जाते हो, तो आप वहां पे देखोगे कि वहां पे डेजर्ट वाले प्लांट ही पाए जाते हैं। मतलब क्या है, उन प्लांट्स ने डेजर्ट में रहना सीख लिया है, डेजर्ट में रहने को उन्होंने अडेप्ट कर लिया है। ये इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखते हैं अपनी एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है, और अपने को है ना नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद करना है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि कोल्डर क्लाइमेट के जो मैमल होते हैं, मतलब ठंडे इलाके के जो मैमल्स होते हैं, उनके जो कान, ईयर्स हैं और लिम्स हैं, उनके छोटे साइज के होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, ताकि क्या है बॉडी की एक्सट्रीमिटी से क्या है, हीट का लॉस ना हो पाए। और इस रूल को हम क्या बोलते हैं, एलन रूल बोलते हैं। और अक्सर मैं और मेरी तन्हाई ये सोचा करते हैं कि एलन का नाम यहाँ से आया था क्या, पता नहीं, पर मेरे दिमाग में ऐसे आता है थोड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट है एल्टीट्यूड सिकनेस। ये क्या है, देखो एल्टीट्यूड मतलब हाइट पे जाना, सिकनेस मतलब गड़बड़ी हो रही है, मतलब हाइट पे जाने से गड़बड़ी हो रही है। हाइट यानी ऐसा नहीं है कि आप 5वीं मंजिल पे चढ़ जाओ, पहाड़ों की बात हो रही है। तो आप जब ऊपर पहाड़ों पे जाते हो, लद्दाख वाली साइड आप जाओगे ना, तो वहां के लोगों के जो गाल है ना, गाल देखना आपको है ना लाल लाल दिखाई देंगे, सेब जैसे, चेरी जैसे, क्योंकि उनमें आरबीसी बहुत होती है।
है ना। तो हम क्या है लद्दाख वद्दाख जाएंगे तो क्या है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए क्या है कैसे अडेप्टेशन किए कि आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आरबीसी क्या है ऑक्सीजन को कैरी करती है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगी। डेजर्ट प्लांट की बात हो रही है, डेजर्ट यानी वो ये अपने है ना बिल्कुल रेगिस्तान के प्लांट है। अब देखो डेजर्ट यानी पानी की, डेजर्ट यानी वाटर की बहुत भारी कमी है, यानी पानी को बचाना है। अब पानी को हम कैसे कैसे बचा सकते हैं, कैसे कैसे बचा सकते हैं, थिक क्यूटिकल ऑन लीफ, पूरा इस पे फोकस करते हैं। क्या है थिक क्यूटिकल ऑन लीफ, है ना कि लीफ पत्तियों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर थिक क्यूटिकल हो जाएगा। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ। सर्दियों में आपने देखा है हमारे जो हाथ और होंठ होते हैं फेस पे भी है ना ड्राइनेस सी हो जाती है ना, सूखा सूखा, है ना, बोलते हैं ना कि हाथ फटने लग गए, होंठ फटने लग गए। तो हम क्या करते हैं एक है ना जो भी आप समझ गए ना, कोई अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं तो मलाई लगा ली, घी लगा लिया, या जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो लगा लिया, किससे बचने के लिए, किससे बचने के लिए, ताकि वो रूखापन ना हो, है ना। तो ऐसी ही चीज यहाँ पे है कि अगर अगर हम इन लीव्स के ऊपर क्यूटिकल लगा दें, है ना, थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल हो जाए, तो क्या है जो पानी जो उड़ रहा था, जो ड्राइनेस हो रही थी वो नहीं होगी, पानी बचा रहेगा। ठीक है। और क्या है देखो जाहिर सी बात है लीव्स के ऊपर, है ना, जाहिर सी बात है लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, ये एक पत्ती है, लीव्स के ऊपर क्या होते हैं स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा से ही क्या होता है वाटर का लॉस होता है ना, जो भी इवेपोरेशन ट्रांसपीरेशन जो भी होता है। तो स्टोमेटा की पोजीशन अगर बिल्कुल सुपरफिशियल लीव के ऊपर रहेगी तो ज्यादा पानी का लॉस होगा। तो इनमें क्या होता है स्टोमेटा जो है वो डीप गहरे हो जाते हैं ताकि पानी कम उड़ पाए। और क्या है लीव्स जो है वो स्पाइन यानी कांटों में तब्दील हो जाती हैं। देखो सिंपल सी बात है, लीव रहेंगी तो उनके ऊपर स्टोमेटा रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लीव्स रहेंगी, पत्तियां रहेंगी तो स्टोमेटा भी ज्यादा रहेंगे और पानी का लॉस भी होगा, इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं पत्ती को क्या करते हैं कांटों में तब्दील कर देते हैं, स्पाइन में तब्दील कर देते हैं। आपने देखा होगा डेजर्ट में, है ना, कुछ लीव्स पत्तियों वाले प्लांट नहीं होते, ऐसे नुकीले निगुले कांटों वाले, छोटे छोटे कांटों वाले। तो ये भी इसीलिए पानी को बचाने के लिए सारी चीजें की गई। नेक्स्ट आर्की बैक्टीरिया में ये बात की गई है कि आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट में रहना सीख गए हैं। अब आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अच्छे से आता है, टेंशन मत लो। बिहेवियरल मीन्स में देखो याद रखना, फिर से बोलता हूं मैं, दो चीजें तरीके बताता हूं, एक तो उसको समझो और दूसरा याद करो कि वो नीट में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया अपना बिहेवियरल मीन्स में, अडेप्टेशन पढ़ रहे हैं हम, बिहेवियरल मीन्स में क्या एग्जांपल था डेजर्ट लिजर्ड का, है ना, डेजर्ट लिजर्ड का एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, बिहेवियरल मीन्स में डेजर्ट लिजर्ड का एग्जांपल अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब ये डेजर्ट लिजर्ड करती क्या है, देखो इसको ठंड लग रही है तो ये क्या करेगी, धूप में बैठी रहेगी, धूप में मस्त चश्मे वश्मे लगा के, है ना, जूस वूस लेके धूप में बैठी रहेगी और हीट को अब्जॉर्ब करती रहेगी। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि हीट अब्जॉर्ब की फिर इसको गर्मी लगने लग जाएगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, फिर अपनी बेचारी क्या है छांव में आ जाएगी, शेड में आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट एक्वाटिक सील का एग्जांपल दिया हुआ है कि देखो एक्वाटिक सील मतलब देखो सील है एक्वाटिक यानी पानी में रहती है और बहुत ठंडे पानी में रहती है, आप ये लगा लो बर्फीले पानी में रहती है। तो अगर हमको, है ना, अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमको अगर बर्फीले पानी में फेंक दिया जाए तो हमारी मेरे ख्याल से 1-2 मिनट में ही, है ना, झंडा उखड़ लेगा अपना। ठीक है, तो इसी क्या है, इसीलिए बोला गया है कि ऐसा क्या है एक्वाटिक सील में कि वो ठंडे पानी में भी बिल्कुल अच्छे से रह पाती है। तो उसमें थिक फैट की लेयर होती है जिसको ब्लबर बोला जाता है, और इसकी वजह से क्या है हीट लॉस जो है वो कम होता है और वो इतने बर्फीले पानी में, ठंडे पानी में सरवाइव कर पाती है। अब नेक्स्ट देखिए, ये अपने पास कुछ डेफिनेशंस हैं और इनको समझना बहुत ही आसान है। तो इनको समझने के लिए हम आ जाते हैं अपनी कौन सी वाली, सफेद वाली जमीन पे। देखो मान लो किसी कंट्री की पॉपुलेशन है 100, किसी कंट्री की पॉपुलेशन है 100 है, यहाँ पे हम गोला मार देते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब क्या है मान लो एक साल बाद इस कंट्री में कितने बच्चे पैदा हुए, 10 बच्चे पैदा हुए, तो ये कितने हो जाएंगे +10 हो जाएंगे। 10 बच्चे पैदा हुए तो ये कितने हो जाएंगे, अब +10 यानी इसमें ऐड हो चुके हैं। ठीक है, और मान लो एक साल बाद, है ना, 10 पैदा हुए और 2 जो है वो टपक गए, यानी 2 की डेथ हो जाए तो -2 हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये बात हो गई। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी बोलते हैं, नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी बोलते हैं कि इनिशियल कितने थे और टाइम पीरियड पे कितने नए आ गए, है ना, और मोर्टेलिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल कितने थे और टाइम पीरियड के बाद कितने कम हो गए, वो चीजें।
ठीक है। अब एक और चीजें होती है, एक और चीजें होती है, एक चीज नहीं दो चीजें होती हैं, एक चीजें नहीं दो चीजें होती हैं। कौन सी कौन सी? एक होती है इमिग्रेशन, एक होती है एमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब जो इस देश में बाहर से आए हैं और इस देश की नागरिकता ले चुके हैं, है ना, मान लो वो हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, है ना। मान लो इंडिया की ही बात हो रही है तो नेपाल से इंडिया में कितने लोग आए और यहीं की उन्होंने क्या ले ली? सिटीजनशिप ले ली, तो वो इंडियन ही काउंट होंगे, वो प्लस है ना, इस कंट्री में प्लस हो जाएंगे, है ना। और एमिग्रेशन, ठीक है, ये क्या है? अपनी इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन। और एमिग्रेशन में क्या होगा? ई फॉर एमिग्रेशन में क्या होगा कि मान लो इंडिया से लोग कनाडा चले गए या फिर इंग्लैंड चले गए और वहां की क्या ले ली उन्होंने? नागरिकता यानी सिटीजनशिप ले ली, तो वो क्या हो जाएंगे? अपने देश में काउंट नहीं होंगे, तो वो माइनस हो जाएंगे। मान लो 2 लोग चले गए तो -2 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से है पॉपुलेशन में प्लस क्या क्या हो रहा है? जितने बर्थ हुए वो प्लस हो रहे हैं और जितने बाहर से आए और इंडिया की, मान लो इंडिया की बात करें तो इंडिया की नागरिकता ले ली, वो प्लस हो रहे हैं। माइनस कौन से हो रहे हैं? जो टपक गए यानी जिनकी डेथ हो गई वो माइनस हो गया। और माइनस कौन सा हुआ? जो अपने देश से बाहर चला गया, यानी है ना, मान लो दूसरे देश की उसने क्या ले ली? नागरिकता ले ली। तो वही सब लिखा हुआ है और वही ये डायग्राम अपना दिखाता है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। नेटेलिटी क्या है? जन्म कितनों का हुआ, ये क्या है? प्लस है ना। मोर्टेलिटी यानी डेथ कितनों की हुई, ये माइनस है, ठीक है। इमिग्रेशन यानी ऐड हो गई, प्लस है। एमिग्रेशन यानी निकल गए, ये माइनस है, ठीक है। अब ये देखो, ये आपको डायग्राम ऐसे का ऐसे याद होना चाहिए, ये जो भी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको याद करने की मैं सिंपल सी आपको ट्रिक बताता हूं, सिंपल सी आपको मैं ट्रिक बताता हूं। देखो एक्सपेंडिंग में क्या है? एक जो ब्रिक है, ब्रिक यानी ईंट ले लो, है ना, ये एक ईंट है, ये दूसरी ईंट, ये तीसरी ईंट, ये चौथी ईंट है ना, इस तरीके से देख लेते हैं। तो एक्सपेंडिंग नाम से ही पता लग रहा है कि एक्सपेंडिंग यानी एक जो ईंट है, एक जो पत्थर है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा और ये देखते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा एग्जाम में कि एक्सपेंडिंग ये, ठीक है। और स्टेबल देखो, स्टेबल यानी दो जो पत्थर हैं, स्टेबल यानी दो जो पत्थर हैं वो बिल्कुल सेम साइज के हैं, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको याद करने की। देख लो आप किसी में भी 2 पत्थर सेम साइज के नहीं है, स्टेबल वाले में 2 पत्थर सेम साइज के हैं, तो 2 पत्थर सेम साइज के हैं तो ये मिलके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये स्टेबल हो जाएगा। डेक्लाइनिंग में क्या है? देखो बीच में सबसे बड़ा पत्थर है, बीच में सबसे बड़ा पत्थर है और ये इस साइड भी क्या है? कम हो रही है, डेक्लाइन हो रही है। इस साइड भी क्या है? डेक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। ये सिंपल सी ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रोथ की। देखो ग्रोथ अपने पास 2 टाइप की आएगी, एक आएगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक आएगी लॉजिस्टिक ग्रोथ। नाम से ही कवर हो रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब चीजें एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगी और लॉजिस्टिक का मतलब है लॉजिक वाली, लॉजिस्टिक का मतलब है लॉजिक वाली। अब इसका मतलब समझेंगे। देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या है? रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड है, कि ऐसा बोला जाए, मान लो, है ना, मान लो ये एरिया है और इसमें एरिया में कुछ जानवरों को छोड़ दिया, कुछ एनिमल्स को छोड़ दिया और उनको अनलिमिटेड रिसोर्स दे दिए गए, तो उन्होंने क्या बोला है कि इस पर्टिकुलर एरिया में उन एनिमल्स की क्या हो जाएगी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी। देखो टाइम के साथ क्या है? पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी। बट फिर है कुछ समझदार लोग आए, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है और ऐसा हुआ भी अगर तो पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगी, ठीक है। तो होता क्या है रियल लाइफ में? रियल लाइफ में रिसोर्स जो है वो अनलिमिटेड नहीं होते हैं। आपको भी पता है खाना अनलिमिटेड नहीं होता है ना। अपना ही एग्जांपल ले लो, ह्यूमंस के लिए खाना अनलिमिटेड नहीं है ना, हमें कमाना पड़ता है, फिर हमें खाना पड़ता है ना, खरीद के खाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी के घर में खाना अनलिमिटेड पड़ा है, कमाओगे तो खाओगे, सिंपल सी बात है। तो वो ये रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, तो ये लॉजिक वाली बात की गई। ये क्या की है? लॉजिक वाली बात है कि भाई लॉजिकल बात है कि रिसोर्स जो है अनलिमिटेड है, तो एक्सपोनेंशियली नहीं होता है। तो रिसोर्स अनलिमिटेड में कैसे चलती हैं चीजें? कुछ ऐसे चलती हैं। रिसोर्स अनलिमिटेड में क्या चलेंगी? ये लॉजिस्टिक अपनी ग्रोथ है, ये लॉजिस्टिक अपनी ग्रोथ है, ठीक है। पहले क्या है? बड़ी है, फिर एकदम ज्यादा बड़ी है और फिर आगे जाके बिल्कुल है स्टेशनरी, ये स्टेबल हो जाएगी, फिर अस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से चीजें चलती हैं। देखो ये चीजें हैं, ये 2 चीजें मैं बता दूं, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एक ये इक्वेशन आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली और एक ये लॉजिस्टिक ग्रोथ वाली, ये ऐसे की ऐसे याद होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, ये एक्सपोनेंशियल वाली और ये है लॉजिस्टिक वाली। अब देखो इस चैप्टर का लास्ट अपना टॉपिक है क्या? पॉपुलेशन इंटरेक्शन। और पॉपुलेशन इंटरेक्शन के लिए आपके सामने अभी एक वीडियो का प्रसारण होने जा रहा है।
पढ़ने जा रहे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। ठीक है, इसमें कौन से हमें पढ़ने हैं? म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म। ठीक है, और ये क्या है बेसिकली दिखाया हुआ है। म्यूचुअलिज्म में क्या है, दोनों स्पीशी का फायदा होगा, कंपटीशन में दोनों का नुकसान होगा, प्रीडेशन में एक का फायदा एक का नुकसान, पैरासिटिज्म में एक का फायदा एक का नुकसान, कमेंसलिज्म में एक का फायदा होगा और दूसरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अमेंसलिज्म में क्या है, एक का नुकसान होगा और दूसरे को कोई भी फर्क यहां पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ना चाहते हैं क्या, प्रीडेशन पढ़ना चाहते हैं। प्रीडेशन मतलब क्या है? प्रीडेशन क्या है? मान लो हिरण भाग रहा है और शेर आया और शेर ने उस हिरण को खा लिया। तो इसका प्रीडेशन का पहला काम तो यही है कि भाई एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। मान लो घास है, घास में जो एनर्जी है वो हिरण ने खाया तो हिरण में चली गई, हिरण को शेर ने खाया शेर में चली गई। तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वो तो इसका फंक्शन है ही। ठीक है, और क्या इसमें देखना है? इसमें कुछ एनसीईआरटी में चीजें दी हुई हैं, वो अपने को याद रखनी पड़ेगी। जैसे प्रिकली पियर कैक्टस, ये कैक्टस का एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में ये क्या है, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स, मतलब इतना ज्यादा फैल गया था कि वहां के लोगों को इसने तंग कर दिया था कि कैक्टस ही कैक्टस हो गया था हर जगह। ठीक है, तो प्रीडेशन का फायदा उठाया गया यहां पे ना, बहुत फायदा उठाया प्रीडेशन का। हाँ, कि हम क्या है, कैक्टस फीडिंग मोथ, मतलब ऐसा मोथ ले आए हम जो कैक्टस को खा जाए और वहां पे उस एरिया में उस मोथ को छोड़ दिया गया। अब ये मोथ क्या था? प्रीडेटर था। किसके लिए? कैक्टस के लिए। तो कैक्टस का इसने शिकार कर दिया और कैक्टस को वहां से उड़ा दिया, है ना, कैक्टस को यहां पे कंट्रोल में ला दिया गया। ये एक प्रीडेशन का एनसीईआरटी में दिया हुआ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रीडेटर्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी। ये क्या दिया हुआ है? देखो, हम जनरली क्या सोचते हैं, हम तो फिर भी थोड़ा सा हमने बायोलॉजी पढ़ी है, पर जनरली जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी वो क्या सोचते हैं कि हिरण का अगर शेर ने शिकार किया है तो शेर जो है अपना वो बेकार है और हिरण है अपना बेचारा, है ना। आप देखोगे डिस्कवरी देखते हैं ना, जैसे मेरे मम्मी भी बोलते हैं कि हिरण तो बेचारा है, शेर बेकार है कि इसने हिरण को खा लिया, हिरण कितना मासूम है। तो इस तरीके की चीजें हैं। ठीक है, बट असल में जब हम पूरा साइंस में घुसते हैं तो शेर असल में हिरण के लिए जरूरी है, नहीं तो हिरण की स्पीशी भी खत्म हो सकती है। तो इस तरीके की चीजें अपने को देखने को मिलेंगी। ठीक है, कुछ ऐसी ही चीजें यहां पे बताई गई है कि जो प्रीडेटर्स होते हैं ना, वो उनकी जो प्रे यानी जिनको खाया जा रहा है, प्रीडेटर मतलब जो उनको खा रहा है ना, तो उनकी स्पीशी मेंटेनेंस में भी वो हेल्प करते हैं। और इसका एग्जांपल दिया हुआ है, इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है किसके थ्रू, एक स्टारफिश है जिसका नाम है पिजास्टर। बेसिकली बताया क्या गया है कि इस स्टारफिश को वहां से जब निकाला गया, कहां से, उस एरिया से जब निकाला गया, तो इसके साथ साथ ही इनवर्टिब्रेट्स की 10 और स्पीशी क्या है, एक्सटिंक्ट हो गई। मतलब क्या बोलना चाहता है कि जो पिजास्टर थी इसकी वजह से वहां पे 10 स्पीशी और जी रही थी, है ना। ये इसका प्रीडेटर का इफेक्ट था, है ना। देख लो, वही है कि नुकसान हो गया उसको। तो इस तरीके की चीजें ना, क्योंकि वो प्रीडेटर के निकलते ही वहां पे कंपटीशन होगा ना, उनके क्या पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या है, वहां पे कंपटीशन होगा तो वहां पे खून खराब हो जाएगा, सब उड़ जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या है, इफ प्रीडेटर्स ओवर एक्सप्लॉइट्स प्रे माइट एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग इट प्रीडेटर्स आल्सो। इसमें बताया गया है, देखो ये डेफिनेशन एनसीईआरटी की, पर मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। सिंपल सी बात ये बताई गई है कि जो शेर है वो भी समझदार होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसका पेट भरा हुआ है फिर भी वो हिरण उसके सामने है उसको मार देगा, नहीं। उसका पेट भरा हुआ है तो उसके सामने भी हिरण आ जाए तो जनरली वो उसको नहीं मारता, क्योंकि उसमें भी समझ है, वो भी समझदार है कि अगर मैं ऐसे बिना बात पे शिकार करता जाऊंगा तो हिरण भी तो, है ना, हिरण जो है वो भी तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और हिरण अगर एक्सटिंक्ट हो जाए तो मैं खाऊंगा क्या, तो मैं भी एक्सटिंक्ट हो जाऊंगा। तो बेसिकली वो समझदार होते हैं। जब भूख लगती है, जितनी भूख लगती है उतना ही शिकार करते हैं, बिना बात। ऐसे नहीं है कि जैसे ह्यूमंस की तरह ना, ह्यूमन क्या कर रहे हैं कि जितना चाहिए उससे ज्यादा पेड़ काट दिए, फॉरेस्ट काट दिए, तो वो चीजें अल्टीमेटली नुकसान ही करती है। तो हमसे समझदार तो बेचारे जानवर होते हैं। हम क्या अपने घरों में भर भर के भर लो, है ना, जरूरत से ज्यादा। तो ये चीजें गलत है। ठीक है, अब यहां पे डिफेंस की बात की गई है। हम पहले एनिमल्स के डिफेंस देखेंगे, फिर प्लांट के देखेंगे। डिफेंस कैसे कि अगर
मान लो मैं कोई एनिमल हूं और मेरे को कोई मारने आ रहा है, तो मैं किस तरीके के अपने अंदर चेंजेस लाऊं कि जो मेरे को मारने आ रहा है, मेरे को खाने आ रहा है, वो मेरे को ना खा पाए। हाँ, तो इस तरीके से कैमोफ्लेज का एग्जांपल दिया हुआ है ना। देखो गिरगिट होता है जैसे, तो गिरगिट अपना, है ना, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको कि गिरगिट अपना कलर चेंज कर लेता है ना। मान लो मैं पूरे व्हाइट यहाँ पे पूरा व्हाइट है ना, और मेरे को एक कोई टाइगर खाने आ रहा है, तो मैं खुद को व्हाइट पेंट कर लूं, पूरा व्हाइट पेंट करके इस पेज पे लेट जाऊं, तो टाइगर मेरे को देख ही नहीं पाएगा, है ना, वो बेचारा ऐसे ही चला जाएगा। तो एक तरीके से कैमोफ्लेज भी बचने का वो है ना, तो सिंपल सी चीज है, ठीक है। नेक्स्ट एक मोनार्क बटरफ्लाई का एग्जांपल दिया हुआ है, डिसटेस्टफुल। वो क्या है, बेसिकली अपने अंदर एक केमिकल एक्वायर कर लेती है कैटरपिलर स्टेज में। वो क्या है, एक अपने अंदर ऐसा केमिकल बना लेती है जो इतना गंदा टेस्ट करता है कि जो उसका प्रीडेटर है वो भी सोचता है कि छोड़ यार, इतने गंदे टेस्ट वाली बटरफ्लाई को मैं नहीं खाता, तो उसको वो छोड़ के भाग जाता है। तो इस तरीके से ना उसने टाइम के साथ अपने अंदर इतना गंदे टेस्ट वाला केमिकल बना लिया कि प्रीडेटर को वो खाने में मजा ही नहीं आएगा ना, मजा ही नहीं आएगा कि यार छोड़ इसको तो और कुछ खाएंगे, ठीक है। तो ये एनिमल डिफेंस के एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्लांट डिफेंस के। गला सूख गया, थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करने वाले हम प्लांट्स के डिफेंस के बारे में। एनिमल्स का तो हमने देख लिया कि हाँ भाई कैमोफ्लेज, कलर चेंज कर लेंगे, डिसटेस्टफुल हो जाएंगे। प्लांट क्या करेंगे, थॉर्न्स, ये सबसे बिल्कुल ही अपने को देखने को भी मिल जाएगा। मान लो किसी प्लांट को, किसी पौधे को एनिमल्स बार बार आके खा जाते हैं, बैंड बजा देते हैं। तो उस प्लांट ने क्या किया, कांटे उगा लिए अपने ऊपर कि अब आओ और खा के दिखाओ, तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। जैसे अकेशिया, कैक्टस है, तो इनके ऊपर कांटे होते हैं, कोई इनको खा ना पाए, ठीक है। एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है। कैलोट्रोपिस है, आपने देखा भी होगा, कैलोट्रोपिस वैसे सबने देखा होगा ना, गूगल पे भर के देखना कैलोट्रोपिस क्या होता है, सबने देखा होगा। तो ये क्या है, इसके अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ये बेसिकली अपने अंदर जहर बना लेता है कि जो भी कैटल, गोट इसको खाने आएगी कि मैंने जहर बनाया हुआ है, तुम्हारे में दम है तो खा के दिखाओ, तो ये इस तरीके से बच जाता है, ठीक है। और क्या है, जैसे कि देखो प्लांट्स के अंदर वैसे निकोटीन, कैफीन ह्यूमन अपने लिए यूज करते हैं, बट प्लांट्स ने ये चीजें अपने डिफेंस के लिए बनाई थी। जैसे निकोटीन है, कैफीन है, क्यूनिन है, ओपियम है, ये सब चीजें प्लांट ने अपने डिफेंस के लिए बनाई थी। पर ह्यूमन थोड़े समझदार निकले, उन्होंने निकोटीन, कैफीन को किसी और यूज में ही उड़ा दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पैरासिटिज्म के बारे में, है ना, पैरासाइट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे एक्टोपैरासाइट्स देखेंगे, एंडोपैरासाइट देखेंगे, एनसीईआरटी में इनके कौन से एग्जाम्पल दिए हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। एक्टोपैरासाइट नाम से ही कवर हो रहा है, एक्टो मतलब जो एक्सटर्नल सरफेस पे रहेंगे, है ना, ऐसे पैरासाइट्स जो अपने होस्ट के एक्सटर्नल सरफेस पे रहेंगे और वहां पे सर्वाइव करेंगे। जैसे लाइस ऑन ह्यूमंस, टिक्स ऑन डॉग, मरीन फिश एंड एक्टोपैरासाइट, कोपोड्स, और क्या है, कैस्केटा ऑन अदर प्लांट। कैस्केटा क्या होती है, अपनी जो अमर बेल होती है, अमर बेल क्या है, दूसरे प्लांट के ऊपर रहेगी, उनसे न्यूट्रिशन लेती रहेगी ना, उसके एक्सटर्नल बाहर वाली साइड रहेगी। तो ये एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल है। सिंपल है, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, सबको पता ही होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एंडोपैरासाइट्स के बारे में, कि जो अंदर वाली साइड रहेंगे, अंदर जैसे लीवर, किडनी, लंग्स, आरबीसी, इनमें, है ना, दोज दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट्स, है ना। जैसे लीवर के अंदर है तो एंडो ही हो गया, सिंपल सी बात है, बॉडी के अंदर घुसा हुआ है, किडनी में है, बॉडी के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। ये क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। ये सिंपल सी लॉजिक से ही समझ आ रहा है कि मान लो कोई पैरासाइट हमारे हाथ पे है या बालों में है, तो उसकी लाइफ साइकिल तो सिंपल ही होगी ना, बाहर ही पड़ा है, और यहाँ पे अंदर है तो उसको डिफरेंट चीजों से गुजरना पड़ेगा, है ना। जैसे वो कभी ब्लड से जा रहा है, जैसे हमने मलेरिया में पढ़ते हैं ना, मलेरिया में कभी ब्लड से जा रहा है, कभी लीवर में चला गया, कभी वो मॉस्किटो के स्लाइवा में चल, तो बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, उसकी लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है और स्पेशलाइजेशन भी उसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, किसके बारे में, कोयल और कौवे के बीच में, कुक्कू एंड क्रो, कोयल और कौवे के बीच में होता क्या है, बेसिकली जो कोयल होती है उसके अंडे बिल्कुल सिमिलर दिखाई पड़ते हैं किसके, कौवे के साथ, है ना। तो कोयल तो है समझदार, है ना, देखो बोलता मीठे, ये कोयल क्या है, अपनी मीठी बोलती है पर धोखेबाज होती है, और कौवा बोलता बेकार है पर ये अच्छा होता है, ठीक है। तो कोयल क्या करती है, वो क्या देखती है कि भाई कौवे के अंडे भी मेरे जैसे हैं, तो वो अपने अंडे को उठा के कौवे के घोंसले में रख देती है,
हाँ, देख लो कितनी कामचोर है, खुद पूरा दिन गाना गाती रहती है और ये कौवा क्या है उसके अंडों को बेचारा न्यूट्रिशन देता रहता है। तो एक तरीके की ब्रूड पैरासिटिज्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंपटीशन के बारे में। तो कंपटीशन के बारे में पहली बात तो यही है कि भाई दोनों स्पीशी का क्या होगा, नुकसान होगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। देखो, मान लो यहां बीच में ये फूड पड़ा हुआ है और ये एक एनिमल इधर से भाग के आ रहा है और ये दूसरा एनिमल दोनों स्माइल कर रहे हैं, वो मेरी गलती नहीं है। ठीक है, तो ये एक एनिमल इसको खाने के लिए इधर से भाग के आ रहा है, ये एक एनिमल इसको खाने के लिए इधर से भाग के आ रहा है। तो यहां पे दोनों में क्या होगी, फाइट होगी, मैं खाऊंगा, इसको भी चोट लगेगी, इसको भी चोट लगेगी, दोनों क्या हो गए, इंजर्ड हो गए, दोनों का क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, अब अपनी एनसीईआरटी में कंपटीशन के बारे में जो भी साइंटिफिकली लिखा हुआ है उसको मैं आपको इन्हीं की हेल्प से समझा दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो कंपटीशन की जो पहले डेफिनेशन मानी जाती थी वो क्या थी कि भाई दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशी है ना, ये दोनों स्पीशी क्या है, आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। देखो, ये भी रेड कलर की है, ये भी रेड कलर की है। ठीक है, और इनके बीच में क्या पड़ा हुआ है, लिमिटेड फूड पड़ा हुआ है। अब इस लिमिटेड फूड को पाने के लिए ये जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशी हैं आपस में फाइट करेंगी, इसी को हमने क्या बोला, कंपटीशन बोला। ठीक है, पर यहां पे आगे इसमें क्या है डेफिनेशन, ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है, इसमें क्या है थोड़ी मॉडिफिकेशंस होती गई। क्या बोला गया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये फूड लिमिटेड हो तभी कंपटीशन होगा, अनलिमिटेड फूड हो तब भी इनमें कंपटीशन हो सकता है। उसके क्या रीजन है, देखो फॉर एग्जांपल ये 11 बजे, मान लो ये यहां पे है ना, ये 11 बजे खाना खाने आया, ये भी 11 बजे ही यहां पे पहुंच गया। इसने इसको देखा, इसने इसको देखा, एक दूसरे की नजरें भिड़ी तो एक दूसरे में क्या हो गई, लड़ाई हो गई बिना बात पे, है ना, एक दूसरे से दुश्मनी मोल ले ली, है ना। इन्होंने ये सोचा ही नहीं कि भाई खाना तो अनलिमिटेड है, तू भी खा ले मैं भी खा लूं, नहीं, इन्होंने एक दूसरे को देखा और लड़ेगी, है ना। अगर ये 11 बजे खाना खाने आए और चला जाए, ये शाम को 4 बजे आए चला जाए, तो कितनी अच्छी बात हो जाए, है ना। फूड तो बहुत सारा है, लिमिटेड होता तब तो बात समझ भी आती है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की चीजें। और क्या चीजें बोली गई कि अगर स्पीशीज अनरिलेटेड भी हो, अगर स्पीसी अनरिलेटेड भी हो, ये रेड कलर की, ये ब्लैक कलर की, तो भी इनमें क्या है, सेम फूड के लिए फाइट कंपटीशन हो सकता है ना। इसको भी ये खाना है, इसको भी ये खाना है, तो ये क्या है, इस पे यहां पे लड़ाई कर देंगे। ठीक है, तो कंपटीशन की जो बेस्ट डेफिनेशन वो क्या समझ में आई, कि एक स्पीशी की प्रेजेंट में, है ना, देखो मेरी बात सुनना, एक स्पीशी की प्रेजेंट में अगर किसी दूसरे स्पीशी के खाने पे फर्क पड़ रहा है तो उसको हम कंपटीशन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, एक स्पीशी की प्रेजेंस में अगर किसी दूसरे स्पीशी के खाने पे फर्क पड़ रहा है तो उसी को हमने क्या बोल दिया, कंपटीशन। चाहे वो क्लोजली रिलेटेड है, चाहे फूड अनलिमिटेड है, चाहे लिमिटेड है, चाहे अनरिलेटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल डेफिनेशन बना दी। ठीक है, अब कंपटीशन में आगे क्या दिया मैं, एनसीईआरटी में जो अपने एग्जांपल दिए मैं वो ये दिए मैं, एबिंगडन टोर्टोइज क्या है, एक्सटिंक्ट होते थे, क्यों, गोट की वजह से, क्योंकि टोर्टोइज जो खाना खाते थे वो सारा गोट ने खत्म कर दिया, तो टोर्टोइज को भी निपटना पड़ा। ठीक है, और क्या है, सुपीरियर बार्नेकल्स बैलेनस ने किसको एक्सक्लूड कर दिया, इंफीरियर बार्नेकल्स कैथेमेलस को, है ना, क्योंकि ये सुपीरियर है तो ये ज्यादा खाना खा गई, सारा खाना खा गई, इनको खाना ही नहीं मिला तो ये बेचारी एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, गोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये क्या है, देखो कॉम्पिटिटिव मतलब कॉम्पिटिशन, एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूड कर दिया। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, मान लो ये दो एनिमल हैं, इनमें ये ज्यादा पावरफुल है तो ये सारा खाना खा जाएगा और इसको क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा। बेसिकली यही बातें बोल रहे हैं। ठीक है, यही बातें बोल रहे हैं। अब कंपटीशन में ही एक टॉपिक है रिसोर्स पार्टीशनिंग। इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि एक दूसरे से लड़ने की बजाय साथ में रहते हैं, है ना। इसमें क्या है, 5 स्पीशीज ऑफ रेबलर्स का एग्जांपल दिया है। इसको सिंपल तरीके से फिर वही एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, मान लो ये बहुत सारा फूड है ना, बहुत सारा फूड है, खाने की कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इसको भी ये खाना है, इसको भी ये खाना है। ठीक है, अब ये भी यहाँ 11 बजे आता है, ये भी 11 बजे आता है। फूड की कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत सारा था, पर टाइमिंग इनकी गड़बड़ है, आपस में लड़के टपक गए। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या है, रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या है, टाइमिंग अलग अलग चूज कर लो कि ये भाई 11 बजे आके खा के चला जाएगा, ये फिर शाम को 4-5 बजे आएगा, फिर ये खा के चला जाएगा, फिर ये सुबह 11 बजे आएगा, खा के चला जाएगा ना। एक तरीके से इन्होंने मेंटेन कर लिया, है ना। दोनों स्पीशी क्या है, जिंदा भी रह जाएंगी और नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कमेंसलिज्म के बारे में, ठीक है। तो देखो सब में पहली चीज तो यही हमने कर भी लिया था कि यही याद रखनी है कि कमेंसलिज्म में जैसे कि एक का फायदा हो रहा है और एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पहली चीज तो यही सब में ही याद रखनी है, वो तो कॉमन सी चीज हो गई, ठीक है। और क्या है, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं, इनसे ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं इसमें, है ना। ऑर्किड ऑन मैंगो, बार्नेकल ऑन व्हेल, कैटल एग्रेट ऑन कैटल, सी एनिमोनी ऑन क्लाउनफिश। देखो जो मेन जो फंडा है ना वो पैरासिटिज्म में थोड़ा हमें पढ़ना पड़ता है, प्रीडेशन में थोड़ा पढ़ना पड़ता है, और क्या है कंपटीशन में भी हमने देखा थोड़ा डिटेल में किया, पर इनमें कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट आप याद भी रख लो ना। जैसे म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, इनमें इतना कुछ खास नहीं होता। जैसे म्यूचुअलिज्म में भी एक तो क्या हो गया, दोनों का फायदा हो गया, और क्या है म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल हो जाएंगे, लाइकन हो गया, माइकोराइजा हो गया, प्लांट एंड एनिमल, फिग एंड वास्प। लाइकन क्या होता है सबको पता है, माइकोराइजा क्या होता है सबको पता है। फंजाई एंड एल्गी के बीच लाइकन, माइकोराइजा क्या है फंजाई एंड प्लांट के बीच, है ना। दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं, फंजाई एल्गी का फायदा, एल्गी फंजाई का फायदा, फंजाई प्लांट का फायदा, प्लांट फंजाई का फायदा। कुछ इस तरीके से कि प्लांट एंड एनिमल की, कुछ ऐसे प्लांट या एनिमल होते हैं कि प्लांट उस एनिमल का फायदा कर देगा, एनिमल उस प्लांट का फायदा कर देगा, है ना। इस तरीके से फिग एंड वास्प में भी बेसिकली इनमें प्लांट और एनिमल में क्या पाया जाएगा अपना, वो पॉलिनेशन वाला पाया जाता है कि वो उसकी जो एनिमल है वो प्लांट की पॉलिनेशन कर देगा, और प्लांट क्या है उसको खाने पीने के लिए दे देगा या उसको अंडे रखने के लिए जगह दे देगा, इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो इस चैप्टर को हमने बड़ी आसानी से खत्म कर लिया। मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।